जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। वैसे तो मुनव्वर राना साहब का यह शेर श्रृंगार के साहित्य की एक अद्भुत रचना है, लेकिन अगर यही शेर श्रृंगार की गोद से उठकर साइंस की गोद में बैठ जाए तो फिर शायरी नहीं बनती, इतिहास बनता है। क्या हुआ जब चंदा मामा से इंसान को इतनी मोहब्बत हो गई कि वो उनकी गोद में जाकर बैठने को आतुर हो गया? किसने किया इस सपने को इतना बड़ा कि आगे जाकर वो हकीकत में बदल गया? जानेंगे मनुष्य के चांद पर पहुंचने की कहानी एक भाषण के माध्यम से। मैं प्रबुद्ध सौरभ द माइटी माइक के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। मुझे गेस्ट लेक्चरर बनाने के लिए मैं अध्यक्ष जी को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा पहला भाषण बहुत लंबा नहीं होने जा रहा है। हम एक कॉलेज में एकत्रित हुए हैं जो कि अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, एक शहर में जो कि अपनी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है, और एक राज्य में जो कि अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। आज हमें इन तीनों की एक साथ ज़रूरत है। जगह थी राइस यूनिवर्सिटी फुटबॉल स्टेडियम, ह्यूस्टन, यूएसए। तारीख थी 12 सितंबर 1962। सुनने वाले थे 40,000 लोग और बोलने वाला एक, यानी अमेरिका के इतिहास में सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक, जॉन एफ कैनेडी। आज राष्ट्रपति महोदय इस यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के माध्यम से पूरी दुनिया को यह सूचित करना चाह रहे थे कि अमेरिका एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो मनुष्य के लिए एक कदम और मनुष्यता के लिए एक बड़ी छलांग साबित होने जा रहा है। धरती से चांद को देख देख कर आदमी जब थक चुका तो चांद को छूने की इच्छा जागृत हुई। अमेरिका जो उस समय दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों में से एक का सेंटर बन चुका था, वो इसमें कैसे पीछे रह सकता था? तो अमेरिका ने चांद पर आदमी भेजने का सपना देखना शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले में आज अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी राइस यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, और इस समय अच्छे खासे एग्रेशन में थे, बिहेवियर में नहीं, अपने शब्दों में। क्यों थे ये बताएंगे भाषण के इस हिस्से के बाद। हम एक परिवर्तन और चुनौती की घड़ी में एकत्र हुए हैं, एक आशा और भय के दशक में, एक ज्ञान और अज्ञान के युग में। इस आश्चर्यजनक तथ्य के बावजूद कि संसार में कुल जितने वैज्ञानिक हुए हैं उनमें से अधिकांश आज जीवित और कार्यरत हैं, इस तथ्य के बावजूद कि इस देश की वैज्ञानिक जनशक्ति हर 12 साल में दुगनी हो रही है, जो कि हमारी जनसंख्या वृद्धि के दर से तिगुनी है, इसके बावजूद अज्ञात, अनुत्तरित व अधूरे प्रश्नों का विशाल विस्तार हमारे सामूहिक समय से भी कहीं अधिक है। दरअसल कोशिश तो ये थी कि स्पेस की रेस में कहीं आगे निकल चुके देश यूएसएसआर को पीछे छोड़ा जाए, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस पर पानी की तरह पैसा बहना तय था और इसके बावजूद सफलता की कोई भी गारंटी नहीं थी। ऐसे में देश को इस बात के लिए कन्विंस करना कि हम इतना ज़्यादा खर्च करने जा रहे हैं और इसका बोझ आप पर पड़ने जा रहा है, ये काम इतना आसान नहीं था। इसलिए कैनेडी देश की जनता को बता देना चाहते थे कि ये जो मिशन वो करने जा रहे हैं वो ह्यूस्टन के लिए, टेक्सास के लिए और सबसे ज़्यादा बढ़कर अमेरिका के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। ये बताने के लिए उन्होंने साइंस का सहारा लिया और साइंस के इतिहास को उन्होंने इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया कि सुनने वालों को मज़ा आ गया। अगर मनुष्य के 50,000 साल के रिटर्न हिस्ट्री को सिकोड़ कर उसको आधी सदी यानी 50 वर्ष का मान लें तो हम कह सकते हैं कि इसमें से पहले 40 वर्षों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। 50 में से शुरुआती 40 वर्ष में तो हमें सिर्फ इतना पता है कि मनुष्य ने उस समय अपना तन ढकना सीख लिया था। अगर इस स्केल से हम देखें तो आज से लगभग 10 साल पहले मानव ने कंदराओं से निकलकर दूसरी तरह के आश्रय बनाने आरंभ किए थे। केवल 5 वर्ष पहले मानव ने लिखना सीखा और पहिए वाली गाड़ी का उपयोग करना सीखा। ईसाई मत का आरंभ अभी 2 साल से भी कम समय में हुआ है और प्रिंटिंग का काम इसी साल शुरू हुआ है। मनुष्य के इतिहास की 50 सालों से भी इस कम की अवधि में 2 महीने से कुछ समय पहले भाप के इंजन ने ऊर्जा देना शुरू किया था। न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम ढूंढा था। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोटर व्हीकल्स और विमान कुछ ही समय पहले आए थे। हमने पेंसिलिन, टेलीविज़न और परमाणु ऊर्जा का विकास केवल पिछले सप्ताह में किया था। और अब अगर अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो हम कहेंगे कि हम आज मध्य रात्रि ही सितारों तक पहुंचे हैं। यह एक विस्मयकारी गति है। विश्व इतिहास के विज्ञान को इस तरह टाइम लैप्स में प्रस्तुत करने का कैनेडी का यह तरीका अद्भुत था। इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे थे कि पिछले कुछ समय में साइंस ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है और इसी प्रगति की तेज़ी पर सवार होकर हमें जल्द से जल्द चांद तक पहुंच जाना चाहिए।
लेकिन केनेडी को पता था कि इस प्रस्ताव का विरोध हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस प्रस्ताव में ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास तो थे, लेकिन उसी समय फेलियर का भी उतना ही खतरा था। वैसे भी आप दुनिया में जब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे तो लोगों को आपकी कई बातें मूर्खतापूर्ण लगेंगी। इसलिए वो सवाल उठने से पहले ही उन सभी सवालों का जवाब दे देना चाहते थे जिनका उठना संभाव्य था। जब हम इस स्पीड से कोई काम करते हैं तो उसके साथ कई नई बुराइयां आती हैं और पुरानी चीज़ों को छिन्न भिन्न कर देती हैं। नया अज्ञान, नई समस्याएं, नए खतरे उसके साथ आते हैं। अंतरिक्ष में नए अध्यायों को उद्घाटित करने में निश्चय ही बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है और बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं, लेकिन इससे कई बड़े लाभ भी होने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें अपनी स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इस ह्यूस्टन शहर, इस टेक्सास राज्य और इस USA का निर्माण उन लोगों ने नहीं किया जो इंतज़ार करते रहे, विश्राम करते रहे और पीछे मुड़कर देखना चाहते थे, बल्कि इस देश को उन लोगों ने आगे बढ़ाया जो आगे बढ़ना जानते थे। और इसी तरह हम अंतरिक्ष विजय भी करेंगे। यहाँ थोड़ी देर रुककर अमेरिका की हड़बड़ी का कारण देखते हैं। दरअसल 1950 और 1960 के दशक में USA और USSR के बीच की जो राइवलरी थी, उनकी जो रकाबत थी, वो कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुकी थी। दोनों ही देश हथियारों और टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे को पछाड़ देना चाहते थे। अभी हम बात करते हैं 1957 की, जब रशिया अमेरिका से एक कदम आगे चल रहा था। अमेरिकी जासूसी एजेंसी CIA को जनवरी 1957 में ही पता चल चुका था कि USSR ने इतनी तैयारी कर ली है कि बहुत जल्द वो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेज सकता है। और 4 अक्टूबर 1957 को USSR ने ये करके भी दिखाया। उन्होंने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे ये जो 1 लगा था, ये अमेरिका के लिए बहुत डरावना था, क्योंकि स्पुतनिक 1 लिखे जाने का मतलब था कि चुनौतियाँ और भी आने वाली थी। USSR ने जब ये सफल परीक्षण किया तो ये अमेरिका को अपनी हार जैसा लगा, क्योंकि किसी भी हालत में USA ये नहीं चाहता था कि सोवियत संघ उससे आगे बढ़े। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस पर बहुत तेज़ी से एक्शन लिया और नासा की स्थापना की, और नासा 29 जुलाई 1958 को कार्यरत हो गया। क्यों ज़रूरत पड़ी नासा को बनाने की, ये जानेंगे भाषण के इस हिस्से के बाद, जिसमें केनेडी बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। आज पूरी दुनिया का ध्यान अंतरिक्ष में चंद्रमा और उसके आगे के ग्रहों पर टिका हुआ है। हमने कसम खाई है कि हम चांद पर कोई भी शत्रुता भरी विजय पताका नहीं फहरने देंगे। इस पर स्वाधीनता और शांति की ही पताका फहरेगी। हमने कसम खाई है कि हम अंतरिक्ष को महाविनाश के अस्त्रों से नहीं भरने देंगे। हम इसे ज्ञान और समझबूझ के उपकरणों से ही सुसज्जित करेंगे। न्यूक्लियर साइंस और दूसरी सभी टेक्नोलॉजी की तरह ही स्पेस साइंस की भी अपनी कोई अंतरात्मा नहीं होती। यह भलाई की शक्ति बने या बुराई की, यह सब मनुष्य पर निर्भर करता है। युद्ध की आग धधकाए बिना भी अंतरिक्ष का अनुसंधान हो सकता है और उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। मनुष्यों ने धरती पर अपनी हुकूमत को विस्तार देने के लिए जो गलतियां की हैं, हम ये मिशन उनको दोहराए बिना करने वाले हैं। हमने इसी दशक में चंद्रमा तक पहुंचने का फैसला लिया है। इसलिए नहीं कि यह काम आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह काम कठिन है। मेरे प्रेसिडेंशियल टेन्योर में लिए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसलों में से यह भी एक फैसला है। ये निर्णय जॉन एफ कैनेडी को इसलिए लेने पड़े कि उनसे पहले वाले राष्ट्रपति यानी आइजनहावर ने इसमें कम तत्परता दिखाई। ऐसा नहीं है कि आइजनहावर को स्पेस रेस में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो इस काम को थोड़े कम एग्रेसिव तरीके से करना चाह रहे थे। उन्होंने 1955 के जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से अपील की थी कि स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को एक साथ आ जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक ओपन एयर पॉलिसी का प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव के अनुसार किसी भी देश को किसी भी दूसरे देश के एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस में उड़ने की अनुमति देनी ही होगी। लेकिन USSR के कड़े विरोध के बाद ये प्रस्ताव खारिज हो गया। अब तक स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिलिट्री सर्विसेज के अंदर में आती थी। नासा एक सिविलियन स्पेस एजेंसी थी और उसके सिविलियन होने की वजह से कई तरह की कानूनी अड़चनें कम हो सकती थी। नासा की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन संभवतः शुरुआत में उनके काम करने की स्पीड बहुत कम थी, क्योंकि आइजनहावर के रिटायरमेंट तक नासा ने कुछ बड़ा नहीं किया था। वैसे भी किसी नई एजेंसी के लिए कोई बहुत बड़ा काम इतने कम समय में कर देना संभव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कैनेडी जब 1961 में राष्ट्रपति बने 20 जनवरी को, उसके बाद नासा के काम की स्पीड में अचानक से बहुत तेज़ी आ गई। उधर USSR ने स्पेस रिसर्च में एक और बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेज दिया और वो व्यक्ति सकुशल वापस आ गए। उनका नाम था यूरी गैगरिन। इन सब से अमेरिका अपने आप को बैकफुट पर महसूस करने लगा। हालांकि अमेरिका ने अपना पहला मैन इन द स्पेस मिशन 17 दिसंबर 1958 को ही अनाउंस कर दिया था, जिसका नाम प्रोजेक्ट मर्क्यूरी था, लेकिन USSR की चिड़िया पहले ही फुर्र हो गई। ये अमेरिका के लिए एक शॉक जैसा था। तो आनन फानन में अमेरिका ने अपनी कई प्रायोरिटीज़ को बदला
और 5 मई 1961 को उन्होंने भी अपना पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजा। जो भी हो, नंबर 2 तो नंबर 2 ही होता है। अब तक प्रेसिडेंट कैनेडी पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके थे। उन्होंने कई तरह की प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट किया क्योंकि अब मनुष्य को चांद पर पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और इसी क्रम में आज वो ये भाषण दे रहे थे। पिछले 19 महीनों में कम से कम 45 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ने पृथ्वी की परिक्रमा की है, जिनमें से 40 अमेरिका में बने थे। सोवियत संघ के निर्मित सैटेलाइट्स की अपेक्षा ये अधिक एडवांस थे और इन्होंने मानवता को कहीं अधिक ज्ञान की आपूर्ति की थी। हम असफल भी हुए हैं, अन्य लोग भी असफल हुए हैं, भले ही वो उसे स्वीकार करें या ना करें। उनकी ये बातें भले ही कम सार्वजनिक होती हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। हम सुनिश्चित होने के लिए मानव सहित उड़ान में लगातार विलंब करते रहे हैं, लेकिन इस दशक में हम और देरी नहीं करेंगे और कमियों को पूरा करते हुए इस मिशन को अंत तक ले जाएंगे। यह शहर, यह राज्य और यह क्षेत्र जो किसी समय पुरानी पश्चिमी सीमा के नाम से जाना जाता था, वो अब विज्ञान और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की नई सीमा चौकी में तब्दील हो जाएगा। आपका ह्यूस्टन शहर एक बड़े वैज्ञानिक और यांत्रिकी समुदाय का सेंटर बन जाएगा। आने वाले 5 सालों में नासा इस एरिया में वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की संख्या को दोगुना करने की सोच रहा है। इस समय कैनेडी अमेरिका और पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे। हालांकि इस क्रम में उन्होंने इससे पहले भी एक भाषण दिया था जिसकी तारीख थी 25 मई 1961 और वो भाषण उन्होंने दिया था यूएस कांग्रेस में। लेकिन ये वाला भाषण अधिक बड़ा था, अधिक एक्सप्लेनेटरी था, क्योंकि सामने आम जनता खड़ी थी। नासा ने वेतन और अन्य खर्चों के लिए $6 करोड़ प्रतिवर्ष का अलॉटमेंट किया है। इसके अलावा प्रयोगशाला और टेक्नोलॉजी की सुविधा के लिए $20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग से किया जाएगा। शहर के इस केंद्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेस रिसर्च के नाम पर $1 अरब की व्यवस्था किए जाने का अनुमान दिया है। इसके अलावा जॉन एफ कैनेडी ने इस भाषण में अपनी आर्थिक और तकनीकी तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया। साथ ही देश की जनता को यह भी बताया गया कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च इस मिशन की तरफ से होने वाला है। इसका कारण यह था कि कैनेडी जानते थे कि अमेरिका की जनता इतनी समझदार तो है कि वो जानती है कि अंततः इसका बोझ उनके कंधों पर ही पड़ने वाला है। इसलिए कैनेडी पहले ही सब कुछ साफ साफ बता रहे थे। मैं यह काम करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ देर शांत रहें। मैं सोचता हूँ कि हमें यह करना है और ये करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो चुकाई जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि यह यूनिवर्सिटी अमेरिका के इस महान राष्ट्रीय प्रयास यानी मनुष्य को चांद पर उतारने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कैनेडी का यह फैसला अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कदम कदम पर देश को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा था। इसका कारण ये था कि 1960 में इसके बारे में बताने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि मैन इन द स्पेस इज़ नॉट जस्टिफाइड। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने 1961 में एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा। एक और इंटरेस्टिंग एंगल इसमें निकल कर ये आया कि भूतपूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर अब पूरी तरह से मैन ऑन द मून मिशन के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो व्यक्ति देश की अस्मिता के नाम पर चांद पर आदमी भेजने के चक्कर में $40 बिलियन खर्च कर सकता है, वो आदमी पागल के सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कैनेडी ने तो जैसे भविष्य को अपनी आंखों से देख लिया था। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि चांद पर जाने का मनुष्य का और अमेरिका का इतना बड़ा सपना इसी दशक में यानी 60 की दशक में ही पूरा होगा। इसलिए वो किसी सवाल से नहीं घबरा रहे थे और यहाँ तक कि सवाल आने से पहले ही उसका जवाब दे रहे थे, क्योंकि उनका होमवर्क कंप्लीट था। कई साल पहले इंग्लैंड के महान इन्वेंटर जो एवरेस्ट पर चढ़ने जा रहे थे और दुर्भाग्य से जिनकी एवरेस्ट अभियान में मृत्यु हो गई थी, उनसे यात्रा से पहले पूछा गया कि आप इस शिखर पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसलिए चढ़ना चाहता हूँ कि एवरेस्ट वहाँ पर है। तो जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा मैं भी कह रहा हूँ कि अंतरिक्ष है और हम वहाँ जाएंगे। ज्ञान और शांति के लिए वहाँ कई नई आशाएं हैं। इसलिए जब हम इस यात्रा पर जा रहे हैं तो हम मनुष्य द्वारा किए जा रहे इस सर्वाधिक जोखिम भरे, कठिनाइयों से भरे, खतरों से भरे अभियान के लिए प्रभु से उसके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। कैनेडी की प्रार्थना सफल हुई, अमेरिकियों की प्रार्थना सफल हुई, लेकिन इन सब से ज़्यादा सफल हुआ कैनेडी का आत्मविश्वास कि हम 1960 के दशक में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। 20 जुलाई 1969 को जब अपोलो ने चांद की धरती को चूमा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद की धरती पर रखा, तो मनुष्यता का वो स्वप्न पूरा हुआ जिसके लिए दिनकर जी ने कहा था, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज़ ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे। इस भाषण के दौरान जॉन एफ कैनेडी की कही एक एक बात सच हुई, लेकिन अफसोस कि जिन दो आँखों ने ये बड़ा सपना देखा था, अब ये सच देखने के लिए वो दोनों आँखें दुनिया में नहीं थीं। 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो इस समय
आसमान में कहीं बैठकर मनुष्य के चांद पर पहुंचने का नज़ारा देखकर भावुक हो रहे थे। द माइटी माइक वक्त वक्ता और वक्तव्य के अगले एपिसोड में हाजिर होंगे एक और भाषण को लेकर, एक और हस्ती को लेकर, एक और सिचुएशन को लेकर। उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी के सारे एपिसोड्स देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने अभी देखा कि चांद तक पहुंचने के कंपटीशन में अमेरिका आगे निकल गया। यूएसएसआर उससे पहले सभी चीज़ों में आगे निकला था अंतरिक्ष यात्रा के मामले में, जैसे कि पहला एयरक्राफ्ट भेजना यानी सैटेलाइट भेजना आर्टिफिशियल, या पहला व्यक्ति भेजना अंतरिक्ष में। इन दोनों में यूएसएसआर आगे हो गया था। अमेरिका ने चांद पर पहले कदम रखा। हालांकि जब भी कोई थ्योरी चलती है, कुछ चलता है, तो उसके साथ साथ पैरेलल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है। तो उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है, मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहना है कि वो जो चांद पर जाने का जो वीडियो है, जो नील आर्मस्ट्रांग का वीडियो दिखाया जा रहा है चांद की धरती पर कदम रखते हुए, वहाँ से झंडा फहराते हुए, वो एडिटेड है। कई लोगों का कहना है कि दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी और अमेरिका उस समय चांद पर गया नहीं था, क्योंकि कुछ निशानियां बताई है कि झंडे लहरा रहे हैं जबकि चांद पर हवा नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है, फिर भी पैरों के निशान हैं, या छाया को लेकर कई चीज़ें हैं कि जो टाइम बताया गया उसमें छाया उतनी लंबी नहीं हो सकती। कई चीज़ें हैं, नेट पर आप भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरा मन है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पर अलग से बात करें, बहरहाल वो बाद में करेंगे। फिलहाल द माइटी माइक देखते रहिए, बाकी एपिसोड जो पीछे पड़े हुए हैं उन सबको देखिए, आगे के एपिसोड का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।